रही है, वो अपने लागत से अपना हॉस्पिटल जो बनवा रही है, वहाँ पे वो जाके कभी ये पता की है कि यहाँ पे ब्रोकरी चल रहा है कि नहीं, यहाँ दलाली चल रहा है कि नहीं, यहाँ पे डॉक्टर ऑन द स्पॉट रह रहे हैं कि नहीं, जिनका ड्यूटी है ड्यूटी आवर में वो रह रहे हैं कि नहीं। एक भी लेडीज डॉक्टर चले जाइए आप तो रात को वो नहीं मिलेंगी, वहाँ नर्सें मिलेंगी, नर्स के भरोसे वहाँ डिलीवरी हो रहा है। सबसे पहले मैं उपमेयर का अगर चुनाव जीतता हूँ तो जितने सारे प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं और जिनका जॉब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे जीएमसीएच में है, वहाँ पे ड्यूटी है उनकी, तो सबसे पहले मैं उनको हटाऊंगा कि अपना प्राइवेट जो क्लिनिक चला रहे हैं वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा साहू, आप देख रहे हैं कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज। अभी हम हैं बेतिया से उप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं युवा चहेता अनूप पटेल जी। आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज में आपको। स्वागत है आपका भी। बेतिया के जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। बड़े भाई, छोटे भाई और जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनको भी हमारा नमस्कार। आप बेतिया में उप मेयर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस मुद्दा पे उप मेयर का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दा बहुत सारा है मेरे पास जो हम आपको अभी बताएंगे। हमारा मुद्दा जो है, सबसे पहले मुद्दा है युवा के बारे में। जो हमारे युवा इतने पढ़े लिखे जो रास्ते पर भटक रहे हैं उनके लिए, और सबसे बड़ा चीज़ है बेतिया का समस्या। और बेतिया का समस्या के लिए ही मैं इस इलेक्शन में इस बार अपने आप को उपस्थित किया हूँ और बेतिया के जनता को, बेतिया की समस्या को न्याय दिलाने के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बेतिया में अक्सर बारिश होती है तो बाढ़ जैसा समस्या आ जाता है, इस पे आप क्या कहेंगे? तो बाढ़ जैसा समस्या आएगा ही। जो हमारे इर्द गिर्द बेतिया के जितने भी नाले हैं, नहर है, वो तो ऑटोमेटिक पहले से ही जाम है, उनका कोई सर सफाई नहीं है। हमारे जो नगर निगम, जो जिला परिषद हैं, जो चेयरमैन हैं यहाँ के, वो सिर्फ बेतिया के नालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बेतिया के आसपास के नहर पे, बड़े बड़े नालों पे, उन पे उनकी ध्यान नहीं होती है। वो सिर्फ अपना वार्ड बाई वार्ड काम कराते हैं और उनको उतना ही से मतलब है। वो जनता को ज़्यादा दिखाते हैं कि हम नाला साफ़ कराते हैं, हम सफाई कराते हैं, हम ब्लीचिंग कराते हैं। जो कम बजट का काम है वो ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, बड़े बजट के काम पे वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको सिर्फ ये दिखाना है कि लोग के दिल में मुझे कैसे बसना है और लोग से मुझे कैसे वोट लेना है। ज़्यादा उनका ध्यान इस पर रहता है और बाकी इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े नाले हैं, नहर हैं, नदियाँ हैं, उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। बेतिया में सबसे बड़ी समस्या है जाम की, इस पे आप क्या कहेंगे? जाम होगा क्यों नहीं? जो छोटे छोटे हॉल्ट हैं हमारे यहाँ, जैसे यहाँ के आजू बाजू के जो हॉल्ट हैं वो छोटी छोटी हैं, उनको ये, जैसे कि अतिक्रमण में जो अभी जो हमारे ये आरलेसवाई के पीछे जो अतिक्रमण हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और उस जगह अगर इन चीज़ों को अगर वो अतिक्रमण में बड़ा करते हैं, स्पेस देते हैं, तो गाड़ी आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो हमारे छावनी हॉल्ट है, वहाँ जो ओवरब्रिज बन रहा है, 2022 में यहाँ फाइनल देने का बात हुआ है। अब हमको तो नहीं लगता है कि 2022 में वो फाइनल होगा। बाकी रोड वगैरह कुछ ट्रीटमेंट जो है हुआ है उनका, उनसे अभी थोड़ा सा सुविधा बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ा है जिस हिसाब से होना चाहिए। 2022 में तो हुआ है कि यहाँ का जो भी ओवरब्रिज है उसको हम लोग फाइनल करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि फाइनल होगा। और दूसरा चीज़ है, जो हमारे यहाँ मेन रोड है, जो हमारे बाईपास से जो कनेक्ट हो रहा है, उसमें क्या है, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं चाय के, कपड़ों के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रोड कंजस्टेड हो जाता है। अभी हम उसको साफ़ कराते हैं, डीएम साहब हमारे जो यहाँ हैं वो साफ़ कराएंगे उनको, फिर थोड़ी देर बाद, 2 दिन 4 दिन बाद वो क्या होता है, फिर वो वहाँ अपना टेंट लगा देते हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ बेतिया में जाम हो जा रही है। हॉस्पिटल रोड चले जाइए, वैसे ही जाम है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा सीरियस हो तो पता चलेगा वो जाम में ही रहेगा और उसका पेशेंट वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। तो इन चीज़ों का अगर हम सुधार नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे यहाँ के लोग ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे तो सिर्फ वोट बिटोरने वाला काम होता है। कैसे हम वोट कलेक्ट कर लें, सबसे मैटर ये करता है। कैसे हम नाला साफ़ कराएं, कैसे लोग का गली साफ़ करा दें लोग, बस इन चीज़ों को दिखा के ये लोग वोट कलेक्ट करते, बाकी और चीज़ों पे इनका कोई ध्यान नहीं होता। आप चुनाव जीतते हैं तो युवा के लिए क्या करेंगे? युवा के लिए देखिए, सबसे पहले अगर मैं चुनाव अगर जीतता हूँ तो युवा के लिए जो भी हमारे अंडर जो बेतिया की जनता है, जो हमारे बेतिया के युवा हैं,
जो पढ़े लिखे हुआ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो पीएचडी एमए बीए करके कुछ नहीं हासिल कर पा रहे हैं। यहाँ पे तो कमीशन बेस ज़्यादा काम हो रहा है, जो पैसा दे रहा है उनका ज़्यादा ज्वाइनिंग है। पैसे के बलबूते पे यहाँ लोग का ज्वाइनिंग, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो नॉर्मल 10th 12th पास किए हैं, बाकी जो ग्रेजुएशन लोग लेवल के जो यहाँ पे युवा हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है नहीं। वो जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपने पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट किया, उनके पास पैसा होता तभी तो उस जगह पे वो रहते हैं। उनके पास पैसा तो है नहीं, और यहाँ पे जो है सिर्फ घूसखोरी वाला काम ज़्यादा है। जो पैसा देगा उसका काम पहले होगा, जो पैसा नहीं देगा उसका काम बाद में होगा। तो उनके लिए रोज़गार, अब जैसे हमारे नगर निगम के जो भी ये नाला जो सफाई वगैरह करते हैं, हमारे जो कर्मी हैं यहाँ के, उनको 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है, जो उनके वजह से हमारा नाला, हमारे घर का गली, हमारा रोड जो सुबह उठते ही बिल्कुल फ्रेश दिखता है, तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा इसमें अटेंडेंट है। तो वो सबसे पहले चीज़ उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, जो मेहनत लगन से इतने बड़े बड़े नालों में वो अपने आप को जाके अंदर घुस के उसका सफाई कराते हैं। भगवान न करे, खुदा न खास्ता किसी को कुछ हो जाता है तो उस हिसाब से उनको पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी बेचारे वो अपना मन लगन से काम करते हैं। और जो बेतिया के युवा हैं, जो हमारा ब्लॉक हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, राज हो गया, इन सब जगहों पे जो भी बहाली का ज़रूरत है, जो भी लोग की ज़रूरत है, उस जगह पे इनको बहाल किया जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग को, अगर अनपढ़ भी हैं तो उस लेवल का उनको काम दिया जाए, जो पढ़े लिखे हैं उनको उस लेवल का काम दिया जाए। सर एक और क्वेश्चन है आपसे, बिहार में नीतीश जी का शराबबंदी कितना सफल है? और दूसरी क्वेश्चन ये है, अब नीतीश जी शिक्षकों को शराब माफिया और दारू पीने वालों को पकड़ने के लिए लगा देंगे, तो शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा, आप बताइए। तो वो शिक्षा जो बहाल हुए हैं हमारे, जो यहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो दारू पकड़ने के लिए बहाल हुए हैं या पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं? तो फिर पुलिस वालों का क्या काम है? हमारा यहाँ जो प्रशासन, उनका क्या काम है? या तो उनसे कमांडिंग, अगर एक शराबबंदी हुई है और उनको शराब माफिया पे कमांडिंग नहीं, या लोकल जितने भी तस्कर हैं उनके पे कमांडिंग नहीं, तो ये शिक्षक काम करेंगे। वही तो हम पूछ रहे हैं, जब शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? शिक्षा एकदम डल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही यहाँ के सरकारी स्कूल में वही हाल है। इसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में जो यहाँ के लोग, बेतिया की जो जनता है, वो प्राइवेट स्कूल में अपना एडमिशन करा रही है बच्चों को, और उनसे उनका नुकसान हो रहा है। वो सुविधा सारे अगर सरकारी स्कूल में होता तो शायद वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को, उतना फीस पे नहीं करते, वहाँ री एडमिशन नहीं कराते हैं। यहाँ री एडमिशन कराना पड़ रहा है, उनको फीस पे करना पड़ता है, बाहर के शॉप से उनको ड्रेस लेना पड़ता है, बाहर के शॉप से उनको हर चीज़ खरीदना होता है। पैसा उनके पास है या नहीं है, उस स्कूल वालों को तो कोई मतलब नहीं। उनको अच्छी शिक्षा देना है अपने बच्चों को, तो अपने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और अच्छे स्कूल वाले जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक और क्वेश्चन है, कोरोना काल में स्कूल बंद था, प्राइवेट स्कूल बंद था, फिर फी लिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ तो सरकार भी कही है कि फीस नहीं लेना है, लेकिन यहाँ के जो भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो सारे बच्चों का फीस वो माफ़ नहीं किए। नाम के लिए बस कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कुछ 1 महीना, कोई 500,000 रुपये माफ़ किया है। बाकी सारे बच्चों से फीस लिया गया है, और उनको जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाए हैं, जिनका पेरेंट्स पे नहीं कर पाए हैं, उनको ये बोला गया है कि आप फी पे करोगे तभी आपका बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा, वरना आपका बच्चा एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा। इसका भुगतान गार्जियन को करना पड़ रहा है। वो कहीं से कर्जा लेके, कहीं से कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए फ़ीस जमा करके उनको स्कूल में पे कर रहा है और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसका फ़ायदा हमें नहीं, यहाँ की जनता को नहीं, स्कूल वालों को हो रहा है। री एडमिशन करवा रहे हैं, हर महीना 15 से 20 हज़ार रुपये री एडमिशन लेते हैं वो, मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे। मेंटेनेंस चार्ज कम करते हैं, अपना बैंक बैलेंस ज़्यादा चार्ज करते हैं, अपना घर गाड़ी बंगला ये सब ज़्यादा मेंटेनेंस करते हैं। तो इससे सारा नुकसान तो हमारे यहाँ की जनता को हो रही है। उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो ये भी नहीं, वो कहते हैं कि हम तो आपके बच्चों को बुलाने नहीं जाते। तो आप बच्चों को बुलाने नहीं जाते तो फिर यहाँ स्कूल खोले क्यों हैं? आखिर में कहीं ना कहीं से एफिलेटेड है ना, सीबीएसई है तो यहाँ के सेंट्रल से एफिलेटेड है वो, तो इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और हमारा मजबूरी है कि अच्छे शिक्षा देने के लिए स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। और बिहार सरकार अब कह रही है कि यहाँ के जितने भी शिक्षकें हैं उनको आप दारू पकड़ने में वो काम में लगा रही है। तो वो पहले से ही ख़त्म था, अब और ख़त्म हो जाएगा, उनको और फ़ायदा हो गया शिक्षकों को। अब वो पढ़ाएंगे नहीं, अब यहीं काम करेंगे वो।
तो पढ़ लिख के क्या फ़ायदा हुआ? बेतिया में बद से बदतर स्थिति हो गई है नगर निगम की, इस पे क्या कहेंगे आप? बद से बदतर निगम जो आप अभी बता रहे हैं कि बदतर ये स्थिति हो गई, बदतर स्थिति कौन बनाया है? यहाँ के जो यहाँ के आप जिस जिला के जो भी चेयरमैन हैं, ये अभी के हों या पहले के हों, उनका ही काम है। वो बस नॉर्मल काम करके ज़्यादा अट्रैक्शन वो अपने तरफ कराते हैं वोटिंग के लिए कि आगे चल के हमको वोट मिलेगा। और जितने भी यहाँ पे वार्ड कमिश्नर हैं, जो हर वार्ड के वार्ड कमिश्नर हैं, पहले जो होता था हमारा नगर निगम नहीं था, जिला परिषद था, क्या बोलते हैं, वार्ड पार्षद, वो यहाँ के वार्ड पार्षद था जो यहाँ पे। तो उनका क्या कहना था, जैसे कि यहाँ पे जैसे भी वोटिंग होती थी, वो जो चेयरमैन जिसको नॉमिनेशन करता था, नॉमिनेट करने के लिए अपने आप को चेयरमैन, वो तो सारे चेयरमैन को वार्ड को वो खरीद लेते थे, उस हिसाब से उनको पैसा देते थे। फिर पैसा दे के वो अपना वोटिंग कराते थे। और फिर जीतने के बाद, तो जीतने के बाद क्या करेंगे, यहाँ वो पहले अपना पैसा कलेक्ट करेंगे, फिर तो जनता के लिए करेंगे ना। जो पहले इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको पहले वो करेंगे फुलफिल अप, उसके बाद यहाँ जो बचेगा उसमें जनता के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। यही चीज़ वो कर सकते हैं। अगर आप उप मेयर का चुनाव जीतते हैं तो क्या ये स्थिति? हाँ, अगर मैं उप मेयर का चुनाव जीतता हूँ तो इस तरह की स्थिति नहीं आने दूंगा, इस तरह का कोई भी काम नहीं होने दूंगा, किसी तरह का कमीशन बेस्ड काम नहीं होगा, किसी तरह का म्यूटेशन में गलत काम नहीं होगा। जैसे यहाँ दाखिल खारिज हम कराते हैं, इसका क्या है कि पैसा जो देगा उसका पहले दाखिल खारिज होगा, जो लफड़े वाला काम है उनका पहले दाखिल खारिज हो जाता है। बाकी आम जनता घूमते रहती है, उनका आने जाने में ही रोज़ 100-200 रुपये खर्चा हो जाता है, और इसका फ़ायदा हमारे यहाँ के जितने भी सरकारी एम्प्लॉई हैं उनको होता है। तो यहाँ कमीशन बेस ज़्यादा है। तो इस चीज़ अगर मैं जीतता हूँ उप मेयर का चुनाव, तो ये चीज़ नहीं होने दूंगा। जितने भी हमारे आम जनता है, बेतिया की जनता है, उनसे ही पूछ लीजिए ना, बेतिया की जनता से ही आप पूछ लीजिएगा तो वो सारा आपको कुछ बता देंगे। आप अगर हर मोहल्ले में जाके अगर आप पता करिएगा तो हर किसी के साथ समस्या है, उस समस्या को दूर करेंगे। नगर निगम होने से ये फ़ायदा है कि अब आम जनता चुनेगी। आम जनता से यही मैं निवेदन करता हूँ कि जिसे भी चुने, अच्छे युवा हो या अच्छा कोई उस पोस्ट का हो, अच्छा अगर दिखता हो, उसके अंदर किसी तरह का गिला शिकवा नहीं हो, किसी तरह का बेईमानी वाला चीज़ नहीं हो, उनको मैं, बेतिया की जनता को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, सोच समझ के काम करें। किसी को भी चुने सोच समझ के ही चुने। आप देखते रहिए कृष्णा ऑलराउंडर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।